पिछले 4 साल में ये तीसरा ट्रांसफर था। पापा के साथ हम पांचों, हम 4 भाई बहन और माँ भी बार बार इस तरह सामान लेकर यहाँ से वहाँ भागते परेशान हो चुके थे। सबसे ज़्यादा दिक्कत आती थी बार बार स्कूल बदलने में, नया माहौल, नए लोग। जब तक हम थोड़ा संतुलित हो पाते, पापा एक नई जगह जाने का आदेश सुना देते। इस बार पापा का तबादला शहर से दूर एक छोटी सी पहाड़ी पर बसे गांव में हुआ था। हम चारों का मुंह लटका हुआ था। एक तो गांव, वो भी इतना पिछड़ा हुआ, ना ढंग का स्कूल होगा ना रहने की जगह। ऊपर से हमारे बड़े परिवार का छोटे मोटे मकान में गुजारा भी नहीं था। पापा ने बताया कि रहने के लिए डाक विभाग की ओर से एक पुराना बंगला तैयार कर दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। भारी मन से हमने अपना शहर वाला मकान छोड़ा और पहाड़ी के लिए निकल पड़े। हम 4 भाई बहनों में सबसे बड़ा मैं, रवि, फिर मुझसे छोटा सचिन, फिर हमारी 2 छोटी बहनें, एक विनी जो 14 साल की थी और सबसे छोटी सोनी थी। विनी चारों भाई बहनों में सबसे ज्यादा चंचल और खिलंदा स्वभाव की थी। हर समय हंसना, मुस्कुराना, खेलना कूदना, सबको परेशान करना, यही उसकी दिनचर्या थी। हम नए बंगले में पहुंच चुके थे। बंगला हमारे अंदाजे से कहीं गुना बड़ा था। बंगले का एक भाग हमारे रहने के लिए साफ किया गया था, बाकी लगभग आधे भाग में कहीं ताले जड़े थे तो कहीं भयंकर टूट फूट मची थी। कहीं कहीं दरवाजे पर सांकल लगाकर छोड़ा गया था। हम बंगले को घूम घूम कर देख ही रहे थे कि एक बूढ़ी महिला लाठी टिकाते आ गई। उन्होंने बताया कि उनके पुरखे भी इसी हवेली की देखरेख करते थे। वो अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। शादी के कुछ समय बाद ही उसके पति का देहांत हो गया तो वो वापस अपने मायके आ गई और इसी हवेली की देखरेख करने लगी। माई लगभग 75 साल की बूढ़ी महिला थी। हमारे परिवार को देखकर उन्होंने मेरी दोनों छोटी चुलबुली बहनों के सर पर प्रेम से हाथ फेर कर कहा, अल्लाह हाफिज। आप मुस्लिम हैं? माँ ने कुछ अजीब से भाव चेहरे पर लाकर कहा, जी मैडम, एक बात का ख्याल रखिएगा, बच्चियाँ बंगले के दूसरे हिस्से में ना जाने पाए। बच्चियों से मतलब क्या है आपका? मेरा मतलब बच्चे या बड़े कोई भी बंगले के दूसरे भाग में ना जाने पाए। जितना हिस्सा साफ किया है उतना ही भाग इस्तेमाल में लाए, समझे? लेकिन क्यों, ऐसा क्या है वहाँ? कुछ नहीं, बस बरसों से खाली पड़ा है और अधिकतर हिस्सा टूटा फूटा है। कोई दुर्घटना ना हो जाए इसीलिए एहतियातन कह दिया बस। बाकी जैसा आप लोगों की मर्जी। वो अपनी लाठी टेक कर जाने लगी। आप इस बंगले में नहीं रहती हैं? माँ ने हैरानी से पूछा। नहीं नहीं, मैं तो पास ही में बनी छोटी सी बस्ती में रहती हूँ। यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। अगर कभी कोई जरूरत हो तो बुला लीजिएगा। हम लोग घूम घूम कर पूरे घर का मुआयना करने लगे। पापा और माँ घर का सामान सही करने में व्यस्त हो गए। इतनी बड़ी हवेली में तकरीबन 20 कमरे थे, जिसमें से लगभग 10 कमरे बंद थे, यह जर्जर हालत में थे। बाकी के 10 कमरों में से 4 तो हमने अपने लिए पसंद कर लिए थे। बाकी बचे कमरों में सामान लगाने के बाद भी 2 कमरे बचे ही थे। ये बचे 2 कमरे मेरी दोनों शैतान बहनों के खेलने का मैदान बन चुके थे। हमारा दाखिला गांव के ही स्कूल में करा दिया गया था। पापा को मिली सरकारी गाड़ी से हम जब तक आसपास के सुंदर दृश्य देखने निकल जाते थे। पहाड़ी इलाके बेहद खूबसूरत होते हैं। पहाड़ों में प्राकृतिक सुंदरता के अतिरिक्त एक और चीज़ बहुत प्रसिद्ध होती है, वो है यहाँ के काले जादू और भूत प्रेत की कहानियाँ। मेरे सहपाठी अक्सर मुझे यहाँ वहाँ के भूतिया किस्से सुनाकर डराते रहते थे। मैं भी घर आकर अपने छोटे भाई बहनों को डराने के उद्देश्य से वो कहानियाँ और भी मिर्च मसाला लगाकर सुनाता। जब वो तीनों अक्सर डर से रोने लगते तो मुझे अपनी जीत का एहसास होता और मेरे चेहरे पर मुस्कान खिल जाती। हमें यहाँ आए अभी कुछ ही दिन हुए थे। मैं छोटे भाई सचिन के साथ क्रिकेट खेल रहा था। मुझसे तीनों बच्चों का ख्याल रखने का बोलकर माँ काम निपटाकर निश्चिंत होकर सोने चली गई थी। दोनों छोटी बहनें भी खाली पड़े कमरों में धमा चौकड़ी मचा रही थी। जाने क्या हुआ, अचानक एक तेज चीख की आवाज सुनाई पड़ी।
सचिन बैट बॉल वहीं फेंक कर तेजी से अंदर की ओर भागे। चीख की आवाज सुनकर माँ भी अपने कमरे से दौड़ती हुई बाहर निकल आई थी। हम दौड़ते हुए हॉल में पहुंचे। वहां कोई नहीं दिखाई दे रहा था। सोनी के रोने की लगातार आवाजें आ रही थी। मुझे समझते देर ना लगी कि सोनी की रोने की आवाज हवेली के दूसरी भाग से आ रही है। मैंने सचिन का हाथ पकड़ा और दौड़ते हुए हवेली के वर्जित भाग में घुस गया। हर तरफ मकड़ी के जाले और धूल का अंबार लगा हुआ था। सामने देखा तो विनी नीचे बेहोश पड़ी थी और सोनी उसके पास खड़ी जोर जोर से रो रही थी। लगभग उसी समय माँ भी हमारे पास पहुंची। विनी को बेहोशी की हालत में देखकर माँ की चीख निकल गई। किसी तरह विनी को लेकर हम बाहर हवादार कमरे में आए। सोनी को पुचकार कर चुप कराने के बाद मैंने उससे पूछा, तुम चीखे क्यों और विनी कैसे बेहोश हो गई? भैया मैं नहीं चीखी, मैं तो विनी को खोजती हुई बाहर हॉल में गई थी। वो शायद अंदर वाले कमरे में छिपने गई थी। उसकी चीख की आवाज सुनकर मैं भाग कर आई तो चीखे क्यों और विनी कैसे बेहोश हो गई? भैया मैं नहीं चीखी, मैं तो विनी को खोजती हुई बाहर हॉल में गई थी। वो शायद अंदर वाले कमरे में छिपने गई थी। उसकी चीख की आवाज सुनकर मैं भाग कर आई तो वो ऐसे नीचे पड़ी हुई थी। सोनी ने सुबकते हुए बताया। माँ विनी को देखकर रोने लगी थी। मेरी हालत भी खराब हुए जा रही थी। माँ को संभालूं, सोनी को संभालूं या फिर बेहोश पड़ी विनी को देखूं। सचिन दौड़कर 2 गिलास पानी ले आया। एक गिलास माँ को थमाकर दूसरे से विनी के चेहरे पर छींटे मारे तो वो धीरे धीरे होश में आने लगी। विनी को कुशल मंगल देखकर माँ और सोनी का रोना थम गया था। माँ ने प्यार से विनी के सर पर हाथ रखकर पूछा, क्या हुआ बेटा, तुम बेहोश कैसे हो गई? वो माँ, मैं छिपने के लिए जगह ढूंढ रही थी। वहाँ उस कमरे के दरवाजे पर साकल बंद थी और उस पर रक्षा सूत्र बंधा हुआ था। मैंने उसे खोलकर कमरे में जैसे ही प्रवेश किया, वहाँ सब धुआं धुआं सा दिखने लगा। कुछ अजीब सी महक आ रही थी। वहीं से मैंने बाहर निकलने की कोशिश की तो लगा जैसे बाहर आने का रास्ता ही खो गया है। मुझे बहुत डर लग रहा था, इसीलिए मैं डर के मारे चीख पड़ी। उसके बाद मुझे नहीं पता मैं यहाँ कैसे आई। विनी ने पानी पीते हुए बताया। मतलब तुम कमरे के अंदर थी तो बाहर कैसे निकली? तुम तो कमरे के बाहर नीचे पड़ी हुई थी, सचिन ने कहा। मुझे नहीं पता भैया, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है। अब मैं कभी उस तरफ नहीं जाऊंगी, विनी ने जवाब दिया। उस समय विनी को शांत कराना ज्यादा जरूरी था, इसलिए बात को वहीं रफा दफा करके मम्मी उनके लिए हलवा बनाने की तैयारी में लग गई। इस घटना से कुछ बातें मेरे मन में खटक गई थी। अगर विनी की बात सच है तो वहां दरवाजे पर मैंने कोई रक्षा सूत्र बंधा क्यों नहीं देखा? दूसरी बात, कमरे से विनी बाहर कैसे पहुंची? अंदर धुआं कहां से और क्यों आया? कैसी महक की बात कर रही है विनी? मन में विचित्र ख्याल आ रहे थे। बीच बीच में अपने सहपाठियों की भूताह कहानी भी याद आ रही थी। आज तक जिन कहानियों को मैं मनोरंजन के लिए सुनता था, आज मुझे उनके बारे में सोच सोच कर सिहरन हो रही थी। पूरी रात नींद मेरे साथ आंख में चौली खेलती रही। सुबह तक मेरी लाल सुर्ख आंखें मेरी रात्रि जागरण की चुगली कर रही थी। मैं कमरे से बाहर आया तो पता चला विनी को बुखार हुआ है। मैं फिर से चिंतित हो उठा था। शायद उसके अंदर डर बैठ गया था, जिसकी वजह से उसे बुखार आ गया था। दिन भर मम्मी विनी की खातिरदारी में लगी रही, लेकिन उसका बुखार कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। रात गहराते गहराते उसका बुखार सीमा से परे पहुंचने लगा था। वो बदहवासी में रात भर कुछ कुछ बड़बड़ाती रही थी। सुबह होते ही पापा की सरकारी गाड़ी में उसे अस्पताल ले जाया गया। अगले 3 दिन इसी तरह बुखार में तड़पते बीत गए। मम्मी पापा हॉस्पिटल में ही विनी के पास ही थे। आखिरकार चौथे दिन खबर मिली कि विनी की हालत में कुछ सुधार आया है। अगले 2 दिन और अस्पताल में बिताने के बाद विनी घर आ गई थी। विनी हम सबकी जान थी। उसके घर आने से हम सबके चेहरे की रौनक लौट आई थी। सब लोग धीरे धीरे सामान्य हो रहे थे, बस एक को छोड़कर। विनी अब पहले की तरह उछल कूद नहीं करती थी। अक्सर एक जगह पर गुमसुम सी बैठी रहती या हमें खेलते देखती रहती। पहले तो हमने इसे बीमारी की वजह से पैदा हुई चिड़चिड़ाहट
और कमजोरी समझा, लेकिन यह सिलसिला अंतहीन हो गया। विनी अब कम ही बात करती थी, ज्यादातर समय वो अपने कमरे में ही बिताती थी। समय अपनी गति से आगे बढ़ रहा था। यही सब चलते चलते लगभग 6 महीने बीत गए थे। हम लोग बहुत कोशिश करते कि वो हमारे साथ खेले कूदे, मुस्कुराए, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भाव ही नहीं आते थे। वो यूं ही भावहीन सी एकटक शून्य में ताकती रहती। ज्यादा जोर जबरदस्ती करने पर वो उठकर अपने कमरे में चली जाती और दरवाजा बंद कर लेती। माँ पापा उससे पूछ पूछ कर थक चुके थे कि आखिर क्या बात है, लेकिन उसकी तरफ से कोई जवाब नहीं मिलता था। फिर एक दिन पापा बहुत उत्साहित से होकर घर घुसे। पापा के हाथ में मिठाई का डिब्बा था। उत्साहित स्वर में उन्होंने दोनों छोटी बहनों को पुकारा और मिठाई का डिब्बा पकड़ा दिया। अरे मेरी पदोन्नति हो गई है, तनख्वाह भी बढ़ेगी और अगले 4 साल तक कहीं भागना भी नहीं पड़ेगा। पापा ने खुश होकर कहा। प्रमोशन की खबर ने हम सबके चेहरे पर मुस्कान ला दी थी। पापा विनी को मिठाई खिलाने लगे तो विनी पापा का हाथ झटक कर अंदर भाग गई। पापा के प्रमोशन होने के बाद अब घर में पैसों की कोई दिक्कत नहीं थी। नई पोस्ट पर पापा की अच्छी खासी ऊपरी कमाई होने लगी। घर का माहौल बदलने लगा था। सुंदर पर्दे, महंगे कपड़े, बढ़िया साजो सामान हमारे घर की रौनक बढ़ाने लगा था। सब कुछ हमारी उम्मीद से कहीं ज्यादा अच्छा चल रहा था। इतना कि कहीं ना कहीं इस चमक धमक में हम विनी के व्यवहार को नजरअंदाज करने लगे। धीरे धीरे साल बीतने को आया था। मेरी प्यारी सी चुलबुली बहन अब एक गंभीर सी लड़की बन गई थी। स्कूल में भी उसका प्रदर्शन खराब होता जा रहा था। किसी तरह समझाने बुझाने पर उसने परीक्षा तो दे दी, लेकिन अगले साल उसने स्कूल जाने से साफ मना कर दिया। 1 साल के भीतर ही उसकी शारीरिक और मानसिक स्थिति में बहुत परिवर्तन आ गया था। वो छोटी बच्ची अब एक परिपक्व सी लड़की नजर आने लगी थी। मेरा दाखिला भी कॉलेज में हो गया था। मैं देर रात तक जागकर अपने असाइनमेंट बनाता था। उस रोज रात में पढ़ते पढ़ते मैं काफ़ी देर तक जाग रहा था। अचानक मुझे किसी के फुसफुसाकर बात करने की आवाज़ सुनाई पड़ी। आवाज़ मर्दानी थी। मैं कुछ शंकित सा हो उठा। धीमे धीमे सधे हुए कदमों से मैं हॉल में पहुंचा तो आभास हुआ कि आवाज़ विनी के कमरे से ही आ रही है। मैंने चुपके से झांक कर विनी के कमरे में देखा तो वो एक दीवार की ओर मुँह करके फुसफुसाते हुए कुछ बात कर रही थी। कमरे में विनी के अलावा कोई नहीं था और सबसे ज्यादा मुझे उसकी आवाज विचलित कर रही थी। दिन भर एक शब्द मुंह से ना निकालने वाली लड़की आधी रात को दीवारों से मर्दाना आवाज में बात कर रही थी। किसी तरह मैंने अपनी चीख को गले में ही दबाकर वहां से निकलना उचित समझा। रात काफी हो चुकी थी। मैंने फिलहाल किसी को भी जगाना ठीक नहीं समझा। उस रात मैंने कैसे करके एक एक पल बिताया मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। सुबह होते ही मैंने मम्मी पापा को सारी बात बताई। माँ किसी अनहोनी की आशंका से कांप उठी थी। माँ और पापा चुपचाप किसी तांत्रिक या ओझा की खोज करने लगे। 2 दिन बाद एक मुस्लिम तंत्र मंत्र वाला मिला। माँ और पापा को उस तांत्रिक ने कुछ भभूत पढ़कर दी जिसे विनी के कमरे में छिड़कना था और घर के बाकी हिस्सों में भी छिड़कना था। किसी तरह विनी की नजर से बचाकर सारे घर में भभूत छिड़क दी गई। उस रोज कई साल बाद विनी ने अच्छी तरह से खाना खाया। 1-2 बार मुस्कुराई भी। माँ को तांत्रिक पर अटूट विश्वास हो गया था। अगले कुछ दिन हमारे लिए बेहद सुहाने रहे। विनी हमारे बीच कुछ देर के लिए आकर बैठती और 1-2 बार मुस्कुराती भी। उसके ठीक होने की उम्मीद भी बन सी गई थी। पापा ने तांत्रिक को विनी की हालत में हुए सुधार की जानकारी दी तो वो आत्मविश्वास से भर उठा। अगले दिन उसने हवेली में आकर पूरे घर को बाधा मुक्त करने का आश्वासन दिया। माँ ने तांत्रिक के कहे अनुसार सारा सामान पहले ही तैयार कर दिया था। तय समय पर वो हवेली पहुंचा। तंत्र की सारी तैयारी करने के बाद ओझा ने विनी को बुलाने का आदेश दिया। विनी तांत्रिक को देखकर रहस्यमयी तरीके से मुस्कुराई। सफेद रंग की सलवार कमीज पर उसने कुछ अजीब तरह से दुपट्टा ओढ़ रखा था, बिल्कुल वैसे जैसे मुस्लिम महिलाएं नमाज के समय पहनती हैं। विनी को इस रूप में देखकर हम सभी सकते में आ गए थे। ओझा के नजदीक पहुंचकर वो फिर से मुस्कुराई और मर्दाना आवाज में कुछ फुसफुसाने लगी। देखते ही देखते ओझा वहीं जमीन पर गिर पड़ा
हम सभी का डर के मारे खून जमा जा रहा था। कुछ ही देर में ओझा की आंख पलट गई। उसे देखकर विनी ने जोर से ठहाका लगाया और गुस्से में मां को घूरने लगी। फिर उसने हम सब की तरफ नजर घुमाई और अपने कमरे की ओर जाने लगी। विनी अपने कमरे में चली गई थी। हम सभी अभी भी सन्न थे। किसी तरह पापा ने हिम्मत करके उस ओझा की नब्ज छूकर देखी। पापा के माथे पर पसीने की बूंद छलक आई। मुझे आवाज लगाकर पापा ने जल्दी से गाड़ी निकालने का आदेश दिया। ओझा की टूटती छूटती सी सांसें अभी भी चल रही थी और पापा उसे मरने नहीं देना चाहते थे। अनर्थ की आशंका से पापा के हाथ पांव कांप रहे थे। हम उसे किसी तरह अस्पताल में भर्ती कराकर रात तक घर लौट आए। घर में अजीब किस्म का सन्नाटा पसरा हुआ था। मम्मी, सचिन और सोनी एक ही कमरे में सहमे बैठे थे। घर में सबकी मनःस्थिति को समझते हुए पापा ने बाहर से ही खाना ले लिया था। खाना खाने के बाद कोई भी अपने कमरे में जाने को तैयार नहीं था। किसी तरह सोनी को माँ पापा के पास सुलाकर मैं और सचिन अपने कमरे में लौट आए। समझ नहीं आ रहा था कि इस हवेली को मनहूस कहूँ या लकी। इस हवेली में आने के बाद पापा ने बहुत तरक्की की है। भला कोई भूतिया घर भी किसी के लिए शुभ हो सकता है। कहीं विनी को कोई मानसिक परेशानी तो नहीं हो गई जो वो ऐसी हरकतें कर रही है। लेकिन ओझा का उसी समय गिरना, डॉक्टर का कहना कि ओझा को हार्ट अटैक आया था, वो तो किसी को भी हो सकता है। मैं अपनी आंखों से देखे हुए सच को विज्ञान की कसौटी पर रखकर झुठलाने का प्रयास में लगा था। रात के 12 बजे तक सचिन सो गया था, लेकिन मेरी आंखों में नींद नहीं थी। माँ, पापा और सोनी का हाल जानने के लिए मैं उनके कमरे की ओर जाने के लिए निकला तो देखा विनी पापा मम्मी के कमरे के बाहर खड़ी सिसक रही है। उसकी पीठ मेरी ओर थी, लेकिन ध्यान से सुनने पर उसकी कुछ आवाजें टूटे हुए लहजों में मुझ तक पहुंच रही थी। मैं कमरे की ओट में छिपकर सुनने की कोशिश करने लगा। हमारे वालिद और अम्मी को मुआफ कर दो, वो बस हमारी खैरियत चाहते हैं। अल्लाह के लिए उनकी जान बख्श दो, या अल्लाह मदद कर। विनी की आवाज मुझ तक पहुंची। विनी की भाषा सुनकर मेरे पूरे शरीर में अजीब सी झुरझुरी दौड़ गई। मेरे हिंदू परिवार में पली बड़ी बहन कब और कैसे इतनी शफाक उर्दू बोलने लगी, दिमाग काम नहीं कर रहा था। अचानक ही प्यास से मेरा गला सूखने लगा। वो किससे याचना कर रही थी? क्या रहस्य है इस उर्दू का? मैं समझ ही नहीं पा रहा था। अगले कुछ दिन विनी ने अपने कमरे में ही बिताए। तीसरे दिन खाने की टेबल पर बैठते हुए उसने माँ से खीर खाने की फरमाइश की। माँ ने खुशी खुशी उसके लिए खीर बना दी। फिर धीरे धीरे उसकी खाने को लेकर मांग बढ़ती ही गई। कभी वो चाट मांगती तो कभी भटूरे। बस अपना खाना सीधा कमरे में उठाकर ले जाती। उसका पहनावा, रहन सहन सब मुस्लिम महिलाओं की तरह हो गया था। एक रोज माँ को बूढ़ी माँ की याद आई। वो अम्मा भी तो मुस्लिम ही थी ना, कहीं उन्होंने ही तो कोई टोना टोटका नहीं करा दिया मेरी बच्ची पर। माँ अब अम्मा को ही कसूरवार ठहरा रही थी, लेकिन किया क्या जाए। ऐसा आसानी से तो वो मानेगी नहीं कि उन्होंने टोटका किया है। किसी तांत्रिक की ही मदद लेनी पड़ेगी। माँ ने शाम को पापा को अपने दिल की बात बताई। मैं अभी हॉस्पिटल से उस ओझा को देखकर आ रहा हूँ। उसके आधे शरीर में लकवा हो गया है, जुबान टेढ़ी हो चुकी है, कुछ भी बोलने या चलने फिरने की हालत में नहीं है। मुझे देखकर वो अजीबोगरीब घे जैसी आवाजें निकालने लगा। मुझे नहीं लगता अब कोई भी तांत्रिक इस हवेली में आना चाहेगा। फिर भी मम्मी के कहने पर अपनी बच्चे की सलामती के लिए पापा कहीं तांत्रिकों के पास भटके, किंतु कोई भी मदद को तैयार नहीं हुआ। 2 महीने बीत गए थे। हम सभी निराश हो चुके थे। पापा ने बहुत कोशिश की उनका ट्रांसफर हो जाए, लेकिन कोई काम नहीं बन पा रहा था। ऐसा लगता था मानो हम बंद गए हैं इस हवेली में। इधर विनी की हरकतें कुछ ज्यादा ही अजीब हो गई थी। उसकी तबीयत खराब सी रहने लगी थी। 1-2 बार वो चक्कर खाकर गिर पड़ी थी। जब एक दिन उसने खाने को देखकर उल्टी की तो माँ घबराने लगी। कोई उपाय ना सोचता देखकर माँ ने बूढ़ी अम्मा के पास जाने का निर्णय लिया। किसी तरह पूछते पूछते माँ अम्मा के घर पहुंची। छप्पर का एक कमरे का मकान था। घर के सामान के नाम पर कुछ बर्तन और एक चारपाई रखी थी। माँ को देख वो थोड़ा परेशान सी हो उठी। मालकिन, कैसे आना हुआ? मुझे बुलवाया होता। अम्मा, मेरी किसी बात का बुरा लगा हो तो मैं माफी मांगती हूँ। कैसी बातें करती हैं मैडम जी?
कुछ बात हुई है क्या? अम्मा, आपने कहा था कि बच्चों को दूसरे भाग में मत जाने देना, लेकिन एक दिन मेरी बच्ची गलती से वहां चली गई थी। तब से माँ ने पूरी कहानी उन्हें कह सुनाई। माँ की बात सुनकर उनके माथे पर चिंता की लकीरें उभर गई। ये कैसे हो सकता है? उन्होंने घड़े से निकालकर एक गिलास पानी पिया। आप पहले क्यों नहीं आई? अब बहुत देर हो गई है। क्या मतलब है आपका? खुद को संभालिए मैडम जी। मैं जो बोलने वाली हूँ आप शायद बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। आपकी बच्ची पेट से है। क्या बकवास कर रही हैं आप? मैं सच कह रही हूँ। इतिहास खुद को दोहरा रहा है। ये सब पहली बार नहीं हो रहा है। लेकिन कैसे? कौन? मतलब हो क्या रहा है ये सब? मैं आपको पूरी बात बताती हूँ, आप थोड़ा धैर्य रखिए। मैं अपने अम्मी अब्बू की इकलौती संतान नहीं हूँ। मेरी एक बड़ी आपा भी थी जिनका नाम रेशम था। मुझसे अब 15 बरस बड़ी थी। तकरीबन 90 बरस पहले की बात है। अब्बू डाक विभाग में चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी थे। देश पर अंग्रेजों का राज था। अंग्रेज अफसरों के रुकने और ठहरने के लिए इस आलीशान हवेली को डाक बंगला बना दिया था, जिसकी देखभाल की जिम्मेदारी मेरे अब्बू की थी। अब्बू पूरी ईमानदारी से अपना काम करते थे। मेरे अम्मी अब्बू हवेली के जर्जर हो चुके भाग में जो आखिरी कमरा है वहाँ रहते थे। उस समय ये कमरा ऐसी हालत में नहीं था। मेरी 13 वर्षीय आपा भी उसी कमरे में उनके साथ रहती थी। धीरे धीरे आपा गुमसुम सी रहने लगी। फिर बाहर आना जाना भी बंद कर दिया और अकेले कमरे में बंद रहने लगी। अक्सर वो रात को दीवारों को देखकर अजीब अजीब सी आवाजें निकाला करती थी। कभी बैठे बैठे रोने लगती तो कभी हंसने लगती। मेरी माँ को आपी के जन्म के बाद कोई बच्चा नहीं हो रहा था। इसी हवेली में आने के 2 साल बाद अम्मी की कोख फिर से हरी हो गई। उधर अंग्रेजी सरकार से हवेली की देखरेख के नाम पर मोटी रकम आने लगी। उस दौर में जब हर ओर गरीबी और भूखमरी फैली हुई थी, हमारे घर में अन्न धन की भरमार थी। ऊपर से रहने के लिए आलीशान हवेली। अम्मी अब्बू खुद को भाग्यशाली समझते और अपनी किस्मत पर रश्क करते। उनके जीवन में सिर्फ एक कष्ट था और वो था आपी का यूं दिनों दिन बदलता व्यवहार। अब्बू आपी को कई बार मौलवी और ओझा के पास भी लेकर गए, लेकिन उसकी हालत में सुधार नहीं आया। कोई भी डॉक्टर, वैद्य, हकीम, तांत्रिक उनकी परेशानी की नब्ज नहीं पकड़ सका। इधर अम्मी अपनी गोद हरी होने की खुशी में फूली नहीं समा रही थी और उधर एक खौफनाक खबर से उनका सामना हुआ। आपी पेट से थी। उस दिन अम्मी को देखने आई दाई ने आपी को देखकर अम्मी के कान में ये बात बताई तो उनको अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। सारा दिन कमरे में बंद रहने वाली आपी कैसे पेट से हो गई। लोक लाज का भय अम्मी को भीतर तक हिला गया। किसी तरह हिम्मत करके अब्बू को सारी बात बताई तो मानो घर में तूफान आ गया। ये बात कल्पना और विज्ञान से बिल्कुल परे थी। कोई कन्या इस तरह भला कैसे? आपी को बहुत प्यार से पूछा, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। अब्बू के गुस्से और मार के सामने भी आपी की जुबान नहीं खुली। कोई और उपाय ना सूझा तो आखिर में गांव के एक बुजुर्ग को अब्बू ने सारी बात बताई। उन चचा ने अब्बू को एक तांत्रिक का पता दिया। अब्बू रेशम आपा का पहना हुआ एक कपड़ा लेकर उस तांत्रिक के पास जा पहुंचे। तांत्रिक ने अब्बू से आपी का कपड़ा लेकर सूंघा और कुछ
मंत्र साधना करने लगा। कुछ देर बाद तांत्रिक ने अब्बू को कहा, तुम्हारी बेटी का बचना बहुत मुश्किल है, लेकिन मेरी बेटी को हुआ क्या है और ये सब क्यों हो रहा है? तुम्हारी बेटी पर किसी भूत प्रेत या आत्मा का साया नहीं है। अगर ऐसा होता तो मैं शायद तुम्हारी बेटी को बचा भी लेता। मतलब तुम्हारी बेटी के जिस्म को एक जिन ने अपने काबू में कर रखा है। जिन्न बहुत शक्तिशाली होते हैं, उन्हें रोकने की ताकत इंसान के पास नहीं है। इन्हों की अपनी एक अलग दुनिया होती है। वो हमारी दुनिया में बिना किसी आवाहन के नहीं आते। जरूर किसी ने उसे अपने स्वार्थवश यहाँ बुलाया होगा। लेकिन मेरी बच्ची ही क्यों? आप मुझे कल तक का समय दो, मैं अपनी साधना से पता लगाता हूँ ये जिन यहाँ क्यों और कैसे आया है और आपकी बच्ची से क्या चाहता है। सारी रात आंखों में काटने के बाद अगले दिन सवेरे ही अब्बू तांत्रिक के पास पहुंच गए। मैंने सारी रात कब्रिस्तान में तंत्र साधना की है। आपकी बच्ची पर बहुत ही शक्तिशाली जिन का साया है। इस जिन को इसकी दुनिया में से एक खास मकसद के तहत बुलाया गया था। इस हवेली में रहने वाले सम्राट ने अपने अंधी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए एक ओझा को पैसा देकर जिनों की दुनिया का रास्ता मालूम किया। वो बहुत पहुंचा हुआ ओझा था। उसने अपनी महानता सम्राट के समक्ष सिद्ध करने के लिए जिनों की दुनिया के राज महाराज के समक्ष साझा कर दिए। जुनूनी सम्राट ने सब कुछ जल्दी और आसानी से पाने की जिद में जिन का आवाहन किया। अपनी दुनिया छोड़कर आने का क्रोध नेत्रों में भरकर जिन ने सम्राट से प्रश्न किया, क्यों बुलाया मुझे? राजा की आंखों में चमक आ गई। उसे लगा कि जिन की सहायता से वो सारी दुनिया को अपनी मुट्ठी में कर लेगा। मैं चांदपुर का सम्राट हूँ। तुम मेरी सेवा में हाजिर हुए हो। मेरी आज्ञा का पालन करना तुम्हारा धर्म है। सम्राट की बात सुनकर जिन ने अट्टहास किया, मैं पूछता हूँ क्यों बुलाया मुझे? जिन दुगनी तेजी से चिल्लाया और अचानक से पहाड़ की तरफ ऊंचाई में फैलने लगा। यह सब देख राजा को घबराहट होने लगी। उसने तो ओझा की लिखी पुस्तक में पढ़ा था कि जिन इंसान को अपना आका समझकर उसकी हर मुराद पूरी करता है, किंतु ये तो अलग ही मिजाज का जिन्न है। इंसान ने जब जब अपने दायरे से बाहर निकलकर दूसरी दुनिया को जानने की उत्सुकता में कोई भी मूर्खतापूर्ण कदम उठाया है तो उसे विनाश ही हासिल हुआ है। मनुष्य बेशक दुनिया का सबसे बुद्धिमान और ताकतवर जीव है, किंतु हर बार उसका अध्ययन और अनुमान सटीक बैठे ऐसा जरूरी तो नहीं। ओझा के अनुमान के उलट ये जिन सृजन नहीं विनाश लेकर आने वाला था। जिन फिर से गुर्राया, मामा जल्दी घर चलो। सचिन ने आकर माँ को झिंझोरा। सचिन की आवाज से माँ वर्तमान में लौट आई। क्या हुआ? कोई खास बात है क्या? माँ खुद अपनी आंखों से चलकर देखो क्या हुआ है। घर पहुंचकर माँ ने जो देखा उससे उनका कलेजा मुंह को आ गया। माँ ने देखा कि मैं खड़ा खड़ा गिर रहा था। विनी दोहरी आवाज में कुछ बोल रही थी। एक आवाज उसकी खुद की थी जिसमें वो मदद के लिए पुकार रही थी, और दूसरी मर्दाना आवाज बहुत भारी और गरज के साथ आ रही थी। मर्दाना आवाज स्पष्ट नहीं थी, लेकिन इतना जरूर समझ आ रहा था कि वो कुछ धमकी भरी बात कर रहा है। विनी का शरीर पूरा अकड़ चुका था। गर्दन बाएं ओर झुकी हुई थी। मुंह से बेतहाशा गिरती लार ऊपर की ओर चढ़ी हुई आंखें, और दोनों हाथ मानो अलग अलग दिशा में मरोड़े हुए प्रतीत हो रहे थे। उसके खुले बिखरे बाल पूरे दृश्य को और भयावह बना रहे थे। दूसरी ओर सोनी दीवार की ओर मुंह किए जाने की बड़बड़ा रही थी। घर पहुंचते ही इतनी भयानक स्थिति देखकर माँ थर थर कांपने लगी। हाथ जोड़कर विनी और सोनी को छोड़ देने की गुहार करने लगी। माँ को देखकर सोनी भी गुस्से में माँ की ओर ही घूरने लगी। सब कुछ इतना अप्रत्याशित और डरावना था कि दिमाग तो जैसे अपना काम ही भूले बैठा था, और दिल कह रहा था
किसी तरह अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग लो। हमसे गलती हुई जो इस हवेली में रहने आ गए। तुम जो भी हो, हम कल ही ये हवेली खाली करके चले जाएंगे, फिर कभी लौट कर ना आने के लिए। बस मेरी बच्चियों को बख्श दो। माँ विलाप कर रही थी। तू मेरी रेशम को ले जाएगी? विनी ने खून से सुर्ख आंखें डरेर कर गर्दन टेढ़ी करके कहा। सोनी अपना सर दीवार में मारने लगी। हवेली में सामान अपने स्थान से गिरने लगे। भवन के जर्जर पड़े भाग में एक हिस्से की छत गिरने की आवाज से हम सभी की चीख निकल गई। उधर वो जोर जोर से अट्टहास कर रही थी। हम सभी के क्रोने पीटने के बीच जाने कब अम्मा भी आकर हमारे पीछे खड़ी हो गई, हमें पता ही नहीं चला। अम्मा ने उर्दू में कुछ लफ्ज फुसफुसाए और सोनी के सर पर हाथ रख दिया। सोनी का शरीर तुरंत जिन के कब्जे से मुक्त हो गया। अम्मा के मंत्र की ध्वनि सुनकर विनी कानों पर हाथ लगाए वहां से अपने कमरे की ओर दौड़ पड़ी। हवेली में उठ रहा तूफान भी शांत हो गया। हम सभी एक दूसरे को गले लगाकर बेसूध हुए रोते जा रहे थे। अम्मा, आज आप ना आती तो वो शैतान मेरी सोनी को भी अपने कब्जे में ले लेता। वो हम सबको कहीं नहीं जाने देगा। हम सब यहीं एक एक करके मारे जाएंगे। सचिन ने रोते हुए कहा। अम्मा, आप ही कोई उपाय सुझाइए। आप अपने मंत्र से मेरी विनी को भी ला दीजिए। मैं कुछ नहीं कर सकती मैडम, ये तो बस कुछ ही देर तक असर करेगा। उसके बाद जिन चाहे तो फिर से अपना कब्जा जमा सकता है। आप अपनी कहानी पूरी करिए। आगे क्या हुआ? मुझे पूरा सच जानना है। जिन का क्रोध बढ़ गया। उसने इफ्रित की मांग की। सम्राट इफ्रित का अर्थ नहीं समझ सका। उसने जिन को धन दौलत गहनों का लालच देने का प्रयत्न किया। जिन ने क्रोध में अपना आपा खो दिया और उसने सम्राट की उसी क्षण हत्या कर दी। उसके बाद जिन ने जो भी उसके सामने आया सबका खून पी लिया। पूरी हवेली लाशों से पटी पड़ी थी। धीरे धीरे लाश वहीं पड़ी सड़ने लगी। पूरे गांव में खबर फैलने के कारण कोई भी हवेली के आसपास तक नहीं आया। लाशों की सड़न सीलन और हवेली में फैले घुप अंधेरे में जिन को सुप्त अवस्था में पहुंचा दिया। बरसों तक इंसानी हलचल ना होने के कारण जिन सबसे भीतर के बदबूदार और सीलन भरे कमरे में लुप्त हो गया। बरसों बीत गए। दशक बाद भी वहाँ कोई अनहोनी ना घटित हुई तो लोग धीरे धीरे उस हादसे को भूलकर हवेली के आसपास आने जाने लगे। फिर अंग्रेजी हुकूमत ने वीरान पड़ी हवेली को डाक बंगला बनाकर मेरे पिताजी को यहाँ भेज दिया। धीरे धीरे हवेली की साफ सफाई की गई। भीतर के जिस कमरे में मेरे अम्मी अब्बू रहने आए वहीं जिन भी अदृश्य रूप में विद्यमान था। दशक बाद इंसानी जिस्म की महक पाकर वो क्रोध में भर उठा, किंतु जैसे ही उसने मेरी आपी रेशम को देखा वो उसके जिस्म की महक से मचल उठा। इफ्रित, वो खुशी से झूम उठा। इफ्रित यानी जिन की महिला साथी। जिन लोक में उनके लिए धन दौलत ऐश्वर्य किसी भी वस्तु की कोई कमी नहीं थी। बस एक ही वस्तु थी जो जिन लोक में नदारत थी, वह थी इफ्रित यानी महिला जिन। अक्सर इफ्रित को पाने के लालच में जिन अपना लोक छोड़ इंसानी आवाहन पर धरती लोक चले आते हैं। जिन मंत्रों का उच्चारण करके राजा ने जिन को बुलाया था वो सभी अरबी भाषा में लिखित थे, जिनका वास्तविक अर्थ राजन नहीं समझते थे। वास्तव में उनका अर्थ ही था, आओ इस दुनिया में तुम्हारा स्वागत है, अपने लोक के सारे सुखों को त्याग कर आओ। आओ, तुम्हारी इफ्रित तुम्हारा इंतजार कर रही है। आओ और संपूर्णता के एहसास के साथ इस लोक में बसर करो। इफ्रित का साथ पाकर स्वयं को अन्य जिनों से श्रेष्ठ घोषित करो। जिस इफ्रित के लिए जिन अपना लोक छोड़कर आया था
वो उसे मेरी आपी में नजर आ गई। 13 बरस की नाजुक सी, रुई के फाहे जितनी सफेद और कोमल, जिसकी मुस्कुराहट पर मानो हर सिंगार के फूल झड़ते हो, जिसकी बोली पूरी हवेली को झंकृत कर देती थी, जिनकी काली नजर उस पर पड़ चुकी थी। अब वो किसी भी कीमत पर संपूर्ण होना चाहता था। उसने अपनी शक्तियों से अम्मी अब्बू के जीवन में मान सम्मान, ऐश्वर्य और रुपयों की बरसात करा दी। उनके नेत्रों पर लोभ का पर्दा चढ़ाकर वो धीरे धीरे आपी को अपने बस में करने लगा, जिनने आपी के दिमाग को पूरी तरह से नियंत्रित कर लिया था। आपी के शरीर और उनके जीवन पर वो अपना एकाधिकार समझने लगा था। मात्र 15 बरस की आयु में उसने आपी की नाक में नथ पहनाकर उसे अपनी इफ़रित बना लिया था। अब वो आपी को अपनी उंगलियों पर नचा रहा था। उनकी सोचने समझने की शक्ति को लगभग शून्य सा कर दिया था उसने। उनका दिमाग इस कदर जिनके बस में था कि अम्मी अब्बू की बात भी उनको समझ नहीं आ रही थी। पूरे 24 घंटे में से तकरीबन आधा घंटा ऐसा होता था जब जिनकी शक्तियाँ नग्न होती थी। उसी दौरान अक्सर कुछ चेतना लौटने पर आपी कमरे से बाहर निकलती या कभी मुस्कुरा भर देती। जिनका इंसानी रूह पर कब्जा करने का काम एक पल में नहीं होता। धीरे धीरे वो इंसान की रूह को अपना गुलाम बनाता है। उस समय अगर आपी अम्मी अब्बू को कुछ बता पाती तो शायद उनको जिन के चंगुल से बचाया जा सकता था। अम्मी अब्बू की आंखों पर पड़े लालच और सुख समृद्धि के पर्दे ने उन्हें आपी की ओर देखने ही नहीं दिया। जब तक उन्हें पता चला मेरी 15 बरस की कच्ची उम्र की आपी की कोख में उस दुष्ट आत्मा का अंश आ चुका था। अब्बू ने तांत्रिक के आगे हाथ पांव जोड़े कि किसी भी तरह वो मेरी आपी को बचा ले। पहले तो तांत्रिक ने स्पष्ट मना किया, परंतु बाद में वो अपनी शक्तियों के परीक्षण को राजी हो गया। अपनी क्षमता के अनुरूप तांत्रिक ने तंत्र मंत्र का सभी सामान एकत्रित किया और 3 ताबीज बनाकर साथ में रख लिए। हवेली के दरवाजे पर पहुंचकर जैसे ही उसने पहला कदम अंदर रखा, उसे मानो जोर का करंट सा लगा। तांत्रिक झटक कर हवेली के भीतर आ गिरा। उसका शरीर नीला पड़ने लगा। अब्बू अम्मी तांत्रिक की हालत देखकर जिनकी शक्ति का अंदाजा लगा रहे थे। किसी तरह गिरते पड़ते भी तांत्रिक ने सारी विधि का सामान जमीन पर बिछाकर जैसे ही तंत्र शुरू किया, एक जोरदार आंधी आई और सब अपने साथ उड़ा ले गई। आंधी इतनी तेज थी कि कोई भी अपनी आंखें नहीं खोल पा रहा था। आंधी खत्म होने पर जैसे ही तांत्रिक ने आंख खोली, आपी को अपने ठीक सामने खड़ा पाया। आपी किसी तरह घिसट कर चल रही थी। तांत्रिक ने एक मुट्ठी राख आपी की ओर फूंकी तो उसे आपी के ऊपर सवार एक धुएं की आकृति दिखाई पड़ी। तांत्रिक ने अपनी क्रिया प्रारंभ की। उसने अब्बू और अम्मी के हाथों में एक ताबीज बांध दिया और तीसरा ताबीज कुछ देर की साधना के बाद आपी के हाथ पर बांध दिया। दरअसल ये वही समय था जब जिनकी शक्तियाँ क्षीण हो चली थी। रेशम आपी को ताबीज बांधने के बाद उसने आंख बंद करके फिर से अपनी शक्तियों का आवाहन किया। कुछ देर बाद आंख खोलकर उसने बताया कि जिन का तोड़ उसी किताब में है जिसको पढ़कर उसे दूसरी दुनिया से यहाँ बुलाया गया था। हमें वो पुस्तक खोजनी होगी। हवेली के पुस्तक घर में बहुत खोजने के पश्चात तांत्रिक को वह मंत्र पता चल ही गया जिनके माध्यम से जिनको कैद किया जा सकता था।
या वापस उसके लोक भेजा जा सकता था। आशा की किरण दिखाई ही पड़ी थी कि समय सीमा समाप्त होने के कारण जिनकी शक्तियां लौटने लगी, वो फिर से आपी को अपने नियंत्रण में करने का प्रयास करने लगा। आपी बेतहाशा चीख रही थी, अपने नाखूनों से अपना चेहरा और बाल नोच रही थी। उसके जिस्म से जगह जगह खून रिसने लगा था। अम्मी उसे देखकर गश खाकर गिर गई थी। अब्बू सन्न खड़े इस खौफनाक मंजर के गवाह बन रहे थे। तांत्रिक ने जिनको वापस भेजने वाले मंत्र फूंकने शुरू ही किए थे कि मंत्रों की आवाज़ सुनकर वो क्रोधित हो उठा। आपी ने एक झटके में अपना ताबीज़ उतार कर दूर फेंक दिया। वो मर्दाना आवाज़ में गुर्राई। क्रोध में उसकी आंखों से पानी की जगह खून रिसने लगा। इंसान की भांति 2 पैरों पर नहीं, जानवरों की भांति 4 पैरों पर चलते हुए वो एक शिकारी जानवर की भांति तांत्रिक पर लपकी। आपी तांत्रिक के सीने पर चढ़ी हुई थी। उसके मुंह से टूटे फूटे शब्दों में यही सुनाई पड़ रहा था, तू मुझे मेरी इफरित से दूर करेगा, मैं तुझे दुनिया से दूर भेज दूंगा। तांत्रिक को शायद अपना अंत समय दिखाई दे गया था, या शायद वो पहले ही समझता था कि वो यहाँ से जीवित नहीं लौट सकेगा। तब भी उसने आपी के लिए इतना बड़ा खतरा उठाने का जोखिम मोल लिया। तांत्रिक अभी भी अपनी टूटती सांसों के साथ मंत्रोच्चारण कर रहा था। अपनी अंतिम सांस के साथ ही उसने जिन को एक छोटी सी डिबिया में कैद करने का अपना अंतिम मंत्र फूंक ही दिया, किंतु उसे उसके लोक में वापस नहीं भेज सका। आपी निढाल सी एक तरफ लुढ़की पड़ी थी, एक बेजान शरीर की तरह। साथ ही में उस महान तांत्रिक की लाश पड़ी थी। एक और बहुत महत्वपूर्ण वस्तु जो वहाँ मौजूद थी, वो थी जिन की डिबिया। अब्बू को कुछ नहीं सूझ रहा था, आगे क्या किया जाए। वो दौड़ते हुए चचा के पास गए। चचा ने अपने हिंदू मित्र की सहायता से उस डिबिया को इस कमरे में बंद करके बाहर से मंत्रोच्चारण करके बालाजी महाराज के यहाँ से लाए हुए रक्षा सूत्र से बांध दिया। जिन अब इस कमरे में कैद था। एहतियातन इस कमरे के साथ के सारे कमरे सदा के लिए बंद कर दिए गए। आधी हवेली जिन के लिए छोड़कर बाकी की हवेली में आना जाना होने लगा। और आपकी रेशम आपी, उनका क्या हुआ? जिन तो जा चुका था, किंतु आपी अभी भी बेजान सी पड़ी थी। उसका शरीर बेहद कमजोर, या कहिए एकदम खोखला हो चुका था। अभी तक शैतानी ताकत के प्रभाव से वो चल फिर रही थी, किंतु अब तो वो बिस्तर से हिल तक नहीं पाती थी। उसके शरीर पर लगे जख्म समय के साथ और ही बढ़ते जा रहे थे। साथ ही शैतानी जिन का अंश उनकी कोख में होने से उनकी ताकत क्षीण हो चली थी। 4 रोज तक जीवन और मृत्यु के साथ संघर्ष करने के बाद अंत में उनकी मौत हो गई। आपी की मौत के बाद अम्मी अब्बू बिल्कुल बेसुध हो गए थे। अम्मी तो कई रोज तक खाना ही नहीं खाती थी। लेकिन सबसे बड़ा सत्य यही है कि मरे हुए के साथ मरा नहीं जाता, जीना तो पड़ता ही है। इसीलिए अपनी इकलौती संतान को खोकर भी बाकी बची जिंदगी को काटने के लिए अम्मी अब्बू के पास की बस्ती में एक छोटा सा मकान ले लिया और हवेली से सदा के लिए पलायन कर दिया। आपी की मौत के ठीक 5 महीने बाद मेरा जन्म हुआ, लेकिन उससे भी अम्मी के निर्जन पड़े मन में कोई हलचल पैदा नहीं हुई। मेरा सारा बचपन यूं ही उपेक्षित सा बीता। जिन चला तो गया था हमारी जिंदगी से, लेकिन एक अजीब सी मनहूसियत सदा मेरे परिवार का पीछा करती रही।
अम्मी अब्बू अपनी जवान बेटी की अपनी आंखों के सामने हुई दर्दनाक मौत को कभी भुला ही नहीं पाए। आप ही के गम में अम्मी मुझे 12 बरस की उम्र में ही छोड़कर अल्लाह को प्यारी हो गई। अब्बू भी चुप की चादर लपेटे बस अपने दिन काट रहे थे। हमारे परिवार की खुशियां तबाह हो चुकी